नमस्कार। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि भाई पति पत्नी हैं या कोई भी रिश्ता हो, थोड़ी बहुत असहमति, थोड़ी नोक-झोंक ये तो होती ही है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। असल मुद्दा शायद ये है ही नहीं कि हम असहमत होते हैं। बात ये है कि हम उस असहमति को सामने कैसे लाते हैं, उसे हैंडल कैसे करते हैं। सही कहा। तरीका क्या है वो महत्वपूर्ण है। और यहीं से आज की हमारी बातचीत का सिरा जुड़ता है कि जब घर में पेरेंट्स के बीच में तनाव होता है, झगड़े होते हैं, तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी असहमतियों को इस तरह सुलझाएं कि बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारे पास ना एक लेख से कुछ अहम जानकारी है जो इन्हीं सवालों पर रोशनी डालती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी जानकारी को आधार बनाकर इस विषय को थोड़ा और कुरेदें और गहराई से समझें। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है, देखिए, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए उनके पहले रोल मॉडल होते हैं। हाँ, खासकर जब बात आती है रिश्तों की, मुश्किल भावनाओं को संभालने की या असहमतियों से निपटने की। बच्चे ये सब हमें देखकर ही सीखते हैं। हमारा बर्ताव अनजाने में ही उनके लिए एक एक खाका बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। और इसी जानकारी के हिसाब से जब बच्चे अपने पेरेंट्स को बार बार लड़ते देखते हैं, और खासकर मतलब बुरे तरीके से लड़ते हुए, जैसे चिल्लाना या एक दूसरे की बेइज्जती करना, ओफ हाँ। तो उसका असर बहुत गहरा होता है और नेगेटिव होता है। सबसे पहली चीज जो हिल जाती है वो शायद बच्चे की सुरक्षा की भावना है ना, इमोशनल इनसिक्योरिटी जिसे कहते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये भावनात्मक असुरक्षा, आप सोचिए, घर एक बच्चे के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह होनी चाहिए, उसका अपना किला। बिल्कुल। अब जब उसी किले की दीवारें रोज रोज लड़ाई झगड़े से हिल रही हों, तो बच्चे को लगता है कि उसकी दुनिया ही सेफ नहीं है। उसे अंदर ही अंदर एक डर सताता रहता है, कहीं फिर झगड़ा ना हो जाए, कहीं कुछ बहुत बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे माँ बाप अलग तो नहीं हो जाएंगे। ये डर जो है ना, ये बच्चे की जड़ें हिला देता है। और जाहिर है जब जड़ें ही हिल जाएं तो इसका असर फिर बच्चे की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता होगा। ये जो लगातार का डर है, तनाव है, ये कैसे असर दिखाता है फिर? हाँ बिल्कुल, ये जो भावनात्मक असुरक्षा है, ये सीधी सीधी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। मतलब जो बच्चे लगातार ऐसे तनाव भरे माहौल में रहते हैं, उनमें उदासी देखी जा सकती है, चिंता जिसे एंजाइटी कहते हाँ, हैं, एंजाइटी है। और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक परेशानियां भी पनप सकती हैं। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, बेफिक्र रहना चाहिए, वो घर के माहौल की चिंता में डूबे रहते हैं। ये तो बहुत बहुत ही चिंता की बात है। अच्छा, ये तो ही अंदर की बात है ना, मानसिक परेशानियां। क्या इसका असर बच्चों के बाहरी बर्ताव पर भी दिखता है? मतलब क्या वो अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं? हर बच्चा एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। अच्छा। कुछ बच्चे इस तनाव को बाहर निकालते हैं, वो बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, चिड़चिड़े, अग्रेसिव, स्कूल में लड़ना, बात बात पर गुस्सा करना। और कुछ बच्चे बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो सब कुछ अंदर ही अंदर पी जाते हैं, एकदम चुप हो जाएंगे, गुमसुम रहेंगे, अपने आप में खोए खोए से। ओहो। दोस्तों से कटने लगेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। ये दोनों ही तरीके, चाहे वो गुस्सा बाहर निकालना हो या अंदर घुटते रहना हो, ये असल में उस स्ट्रेस से डील करने के उनके अनहेल्दी तरीके हैं। और हाँ, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर, उनके सोशल लाइफ पर, सब पर पड़ता है। एक बात और थी जो मैंने पढ़ी हो, मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, वो है अपराध बोध, गिल्ट। मतलब जानकारी ये कहती है कि कई बार बच्चों को लगता है कि ये जो झगड़ा हो रहा है ना, ये उनकी वजह से हो रहा है। वो खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? बच्चे ऐसा क्यों सोचने लगते हैं भला? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शायद, लेकिन ये होता है और काफी आम है, खासकर छोटे बच्चों में। होता क्या है ना, बच्चे दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज का सेंटर वही है। अच्छा। तो जब घर में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे पेरेंट्स का झगड़ा, तो वो बहुत आसानी से ये सोच लेते हैं कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मेरी ही गलती है, इसलिए मम्मी पापा लड़ रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, और ये उनके छोटे से मन पर एक बहुत बड़ा अनकहा सा बोझ बन जाता है। उफ, ये सोचना भी मुश्किल है कि बच्चे अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ ले लेते हैं। और फिर एक और पहलू है जिसका असर शायद बहुत लंबे समय तक रहता होगा, वो है रिश्तों को लेकर गलत चीजें सीखना। बिल्कुल, ये शायद सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों में से एक है। बच्चे रिश्ते निभाना सीखते कैसे हैं? देखकर ही सीखते हैं ना। हाँ, अपने पेरेंट्स को देखकर। बिल्कुल। अब अगर वो घर में लगातार बस यही देख रहे हैं कि भाई असहमति हुई तो चिल्लाओ, इल्जाम लगाओ या फिर बात करना बंद कर दो, तो उनके दिमाग में यही बैठ जाता है
कि अच्छा प्रॉब्लम ऐसे ही हैंडल की जाती है। फिर बड़े होकर जब वो खुद अपने रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती के या रोमांटिक, तो अनजाने में ही वो उन्हीं गलत तरीकों को अपनाने लगते हैं और फिर उनके अपने रिश्तों में भी दिक्कतें आती हैं। ये एक दुखद साइकिल बन सकता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है। यानी मन पर असर, बर्ताव पर असर, रिश्तों की समझ पर असर। क्या इसका कोई फिजिकल असर भी होता है? शरीर पर भी असर दिखता है इस तनाव का? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मन और शरीर जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। सही बात है। तो जब कोई बच्चा लगातार इमोशनल स्ट्रेस झेल रहा है तो उसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आ सकता है। जैसे बच्चों में बार बार सिर दर्द होना, पेट में दर्द रहना या नींद ठीक से ना आना, भूख कम लगना, ये सब उस अंदरूनी तनाव के शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि पेरेंट्स के झगड़ों का बच्चों पर कितना बुरा, कितना गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था कि भाई थोड़ी बहुत असहमति तो किसी भी रिश्ते में होगी ही। हाँ, वो तो है। तो फिर सवाल यह है कि सही तरीका क्या है? क्या असहमति जताने का कोई ऐसा तरीका है जो विनाशकारी ना हो? लेख में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट। ये क्या चीज है? कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट यानी रचनात्मक असहमति। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी नाराजगी या अलग राय को इस तरह से रखें कि उससे समस्या का हल निकले, रिश्ता और बिगड़े नहीं या बच्चे डरे नहीं। इसका जो मूल आधार है वो है आपसी सम्मान। हाँ, भले ही आप सामने वाले की बात से बिल्कुल सहमत ना हो, फिर भी उनका और उस रिश्ते का सम्मान बनाए रखना। यहाँ मकसद एक दूसरे को हराना नहीं है, बल्कि मिलकर समाधान खोजना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, खासकर जब गुस्सा तेज हो। हाँ, मुश्किल तो होता है, अभ्यास चाहिए। अच्छा, लेख में ना कुछ गलत और सही तरीकों की लिस्ट दी गई है। पहले उन तरीकों की बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिन्हें डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी कहा गया है। क्या है वो? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। देखिए, विनाशकारी तरीकों में सबसे पहले तो आता है चिल्लाना, चीखना। इससे बात सुनने समझने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, माहौल खराब होता है, डर पैदा होता है। सही। दूसरा, एक दूसरे का अपमान करना, नीचा दिखाना, पर्सनल अटैक करना, नाम बिगाड़ना, ये रिश्ते की जड़ पर चोट करता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। तीसरा है इल्जाम लगाना, ब्लेम गेम। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। ये सुनते ही सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। फिर है पुरानी अप्रासंगिक बातें खोद खोद कर निकालना। जो मुद्दा अभी है उसे छोड़कर सालों पुरानी बातें ले आना। इससे झगड़ा और भटकता है, सुलझता नहीं। ओह हाँ, ये भी होता है। और सबसे बुरा शायद बच्चों का इस्तेमाल करना, उन्हें बीच में लाना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना या उनके सामने बहुत बुरी तरह लड़ना। और एक और है बातचीत एकदम बंद कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप हो जाना, मुंह फेर लेना। ये भी उतना ही नुकसानदायक है जितना चिल्लाना, क्योंकि ये संवाद ही खत्म कर देता है। ये सारे तरीके बस यही दिखाते हैं कि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम के खिलाफ नहीं। ये लिस्ट सुनकर तो लग रहा है कि शायद हम सब ने कभी ना कभी इनमें से कुछ गलतियां की होंगी। हो सकता है, अनजाने में ही सही। तो फिर कंस्ट्रक्टिव तरीका क्या है? सकारात्मक तरीका हम अपनी असहमति को सही ढंग से बिना नुकसान पहुंचाए कैसे रख सकते हैं? देखिए, रचनात्मक तरीके अपनाने के लिए थोड़ी कोशिश, थोड़ी जागरूकता जरूर लगती है, पर ये मुमकिन है। कुछ जरूरी बातें हैं। बताइए। सबसे पहले शांत रहने की कोशिश करें, आवाज धीमी रखें, गुस्सा हावी ना होने दें। धीमी आवाज में बात करने से ही आधा माहौल ठीक रहता है। ठीक है। दूसरा, सुने, और सच में सुने। सिर्फ अपनी बारी का इंतजार न करें, बल्कि ध्यान से सुने कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है, समझने की कोशिश करें। एक्टिव लिसनिंग। बिल्कुल। तीसरा, सम्मान बनाए रखें। अब भले ही सहमत न हो, पर अपमानजनक शब्दों या व्यवहार से बचें। याद रखें, आप एक टीम है, दुश्मन नहीं। ये जरूरी है याद रखना। चौथी बात, मैं का इस्तेमाल करें, तुम का नहीं। जैसे ये कहने की बजाय कि तुम हमेशा देर करते हो, ये कहें कि मुझे बुरा लगता है जब मुझे इंतजार करना पड़ता है, या मुझे जरूरत है कि हम समय पर निकलें। इसे आई स्टेटमेंट्स कहते हैं। अच्छा, मतलब अपनी फीलिंग बतानी, इल्जाम नहीं लगाना। एग्जैक्टली। इससे आप अपनी भावनाएं बता रहे हैं बिना हमला किए। फिर समस्या पर फोकस करें, व्यक्ति पर नहीं। मुद्दा क्या है, उसे कैसे सुलझाएं, इस पर ध्यान दें, न कि एक दूसरे की कमियां गिनाने पर।
लेकिन बहुत जरूरी, ब्रेक लें। अगर लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है, आवाज ऊंची हो रही है, बात बिगड़ रही है, तो रुक जाएं। कहें मुझे लगता है हमें अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा शांत होकर फिर बात करते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। ये आई स्टेटमेंट्स वाली बात और ब्रेक लेने का सुझाव तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात लेख में कही गई है कि अगर कभी बच्चों के सामने झगड़ा हो भी जाए, मान लीजिए हो गया, तो उनके सामने ही सुलह करना भी उतना ही जरूरी है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये बेहद जरूरी है। आप सोचिए ना, बच्चों ने आपको लड़ते देखा, वो डर गए, उन्हें लगा सब कुछ बिखर रहा है। हाँ, अब अगर वो बाद में आपको प्यार से बात करते हुए देखते हैं, या शायद गले मिलते हुए, या एक दूसरे से माफी मांगते हुए देखते हैं, तो उन्हें एक बहुत पॉजिटिव संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है? उन्हें पता चलता है कि हाँ, मम्मी पापा की राय अलग हो सकती है, वो गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसे सुलझा लेते हैं। रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है, प्यार फिर भी रहता है। ये उनकी जो असुरक्षा की भावना है ना, उसे कम करता है अच्छा, और उन्हें रिश्तों की मजबूती का एहसास कराता है। वो सीखते हैं कि मुश्किलों के बाद भी चीजें ठीक हो सकती हैं। ये एक तरह से रिपेयर का काम करता है। तो मतलब फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि घर में कभी कोई झगड़ा ही ना हो। वो शायद मुमकिन भी नहीं है। हाँ, शायद मुमकिन भी नहीं। फोकस इस पर होना चाहिए कि जब असहमति हो तो उसे संभालने का तरीका सही हो, कंस्ट्रक्टिव हो। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालना हो, एक सार बताना हो हमारे सुनने वालों को, तो वो क्या होगा सबसे अहम संदेश? निचोड़ शायद यही है कि हमें एक झगड़ा मुक्त यानी फाइट फ्री घर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद अवास्तविक है। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए एक भावनात्मक रूप से सुरक्षित यानी इमोशनली सेफ घर बनाना। एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ घर का हर सदस्य, खासकर बच्चे, अपनी बात, अपनी भावनाएं बिना किसी डर के कह सके। जहाँ उन्हें पता हो कि उनकी राय अलग होने पर भी उन्हें प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी। ये बहुत गहरी बात है। और जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो मुश्किल टॉपिक्स पर भी शांति से, सम्मान से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की सुन सकते हैं और मिलकर किसी हल तक पहुंच सकते हैं, तो वो असल में जिंदगी का एक बहुत कीमती सबक सीख रहे होते हैं। क्या सबक? वो सीख रहे होते हैं कि हेल्दी, मजबूत रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निभाए जाते हैं। ये वो शिक्षा है जो दुनिया की कोई किताब या कोई स्कूल नहीं दे सकता। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमारे आपसी रिश्ते, हमारी बातचीत का तरीका, ये अनजाने में ही बच्चों की पूरी जिंदगी की नींव तैयार कर रहा होता है। मति को संभालना सीखते हैं ना, तो इससे आपसी समझ और जुड़ाव बढ़ता है, कम नहीं होता। सही कहा। अपने रिश्ते की सेहत के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो चलिए इस बहुत जरूरी बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आपके और आपके साथी के बीच किसी बात पर तनाव हो, गुस्सा आए, तो बस ये सोचने के साथ साथ कि कौन सही है, कौन गलत, एक पल के लिए रुक कर ये भी सोचिएगा, हमारी इस बातचीत के तरीके से हमारे बच्चे अभी क्या सीख रहे हैं, और शायद इससे भी एक कदम आगे बढ़कर हम आने वाली पीढ़ी को रिश्तों की कैसी समझ, कैसी विरासत सौंप कर जा रहे हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।